हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी कोई ट्रिक वगैरह होती है, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई नई अपडेट वगैरह आती है, तो हम लोग उनको भी आपको क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी कोई सटीक जानकारी मिलती है आपकी कोई वैकेंसी को लेकर, हम उनकी वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए, जो अपनी सुपरवाइज़र की वैकेंसी को लेकर जो एक सीरीज़ चल रही है, उसके अंतर्गत अपन मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताया था पहले ही कि अपन सिस्टमेटिक तरीके से हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन ने 20 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके। तो आज की जो सीरीज़ है उसके अंतर्गत अपन फिर 20 क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिगैर कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा कटाव वाली मृदाओं में उगानी चाहिए। कि अपने पास में जैसे कि कोई सोइल है या भूमि है ना, तो उसके अंतर्गत अगर ज़्यादा बरसात के कारण या पानी के कारण उनके अंतर्गत अगर कटाव लग जाते हैं, तो अपने को कौन सी फसल है उसको रिकमेंड करना चाहिए, कौन सी फसल अपने को उगानी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ज्वार उगानी चाहिए, उड़द उगानी चाहिए, तिल उगानी चाहिए, मक्का उगानी चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़द उगानी चाहिए। क्योंकि अपन क्या करेंगे कि जो मृदा कटाव वाली जगह होती है ना, तो ऐसी जो लैंड होती है अपने पास में, या जो ऐसी सोइल होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, जो सोइल को कवर करके चलती है, उन क्रॉप को उगाना रिकमेंड करते हैं, या फिर उनको उगाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, मक्का वगैरह हो गया, है ना। इनको क्या करते हैं, जो जल भराव वाली या जो कटाव वाली जगह होती है, वहाँ पे उगाना, उड़द वगैरह हो गया, इनको उगाना रिकमेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, मूली किस कुल की फसल है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, मैंने कल परसों भी बात की थी कि कौन सी क्रॉप की कौन सी फैमिली होगी। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो 1 नंबर पे है अम्बेलिफेरी, 2 नंबर पे है सोलेनेसी, 3 नंबर पे है लिलिएसी, या 4 नंबर पे है क्रूसीफेरी। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्रूसीफेरी। तो जो मूली होती है वो कौन सी फैमिली की होगी, वो क्रूसीफेरी की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ अम्बेलिफेरी की, कि आपकी अम्बेली फेरी होती है ना, उसके अंतर्गत ज़्यादा मसाले वाली फसलें आती हैं, है ना। तो मोटा मोटा याद रहेगा ना, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि मसाले वाली फसल की अगर मैं बात करूँ, तो कौन कौन सी आ जाएगी आपकी, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, इसके अलावा सौंफ वगैरह हो गया, है ना। तो ये कौन से के अंतर्गत आ जाएगी, आपकी अम्बेली फेरी, है ना। तो ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं कि जीरा, धनिया, सौंफ, ये क्या होती है, अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर इसके अलावा मैं सोलेनेसी की बात करूँ, तो सोलेनेसी आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि तंबाकू वगैरह हो गया है, इसके अलावा आलू वगैरह हो गया, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सोलेनेसी से करते हैं। अगर मैं बात करूँ लिनिएसी, जो लिलिएसी नहीं है, ये लिनिएसी है ना, लिनिएसी। तो लिनिएसी कौन सी फैमिली या लिनिएसी के अंतर्गत कौन सी क्रॉप आती है, तो लिनिएसी के अंतर्गत जो आपकी अलसी होती है ना, तो वो क्रॉप कौन सी होती है, लिनिएसी फैमिली की। अगर उसके अलावा मैं बात करूँ, अलसी की एक इंपॉर्टेंट करेक्टर कई बार पूछ लिया जाता है, इसे रेशा व तेल दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है ना। इससे फाइबर भी प्राप्त किया जाता है और ऑयल कंटेंट भी अच्छी मात्रा में मिलता है। और जो अपना राइट आंसर था मूली का, वो क्या हो जाएगा, अपना क्रूसीफेरी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, चुकंदर व प्याज की फसल अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। तो जो चुकंदर होता है वो अपना जीवन चक्र कब तक कंप्लीट कर लेती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 1 वर्ष के अंतर्गत, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या अनिश्चित है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये चुकंदर वाला कई बार पूछा गया है, ये 2 वर्षों के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अगर मैं प्याज की बात करूँ, तो प्याज भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वो 2 वर्षों के अंतर्गत करता है। क्योंकि ये 2 वर्ष वैसे 2 वर्ष नहीं होते, ये सीजन के हिसाब से वर्ष लिखे हुए होते हैं ना, कि 2 सीजन के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ प्याज का, क्या करते हैं कि अपन ओनली जैसे प्याज उत्पन्न करते हैं, तब तो प्याज के हार्वेस्टिंग के लिए या क्रॉप के लिए तब तो एक सीजन लगता है। लेकिन अगर अपने को सीड प्रोडक्शन करना है ना, तो उसके बीज बनाने हैं सीड के लिए, तो उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने सीजन लगेंगे, 2 सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। और जो एक सीजन के अंदर अपना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, 1 वर्ष वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कौन सा है, C4 पौधा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा कि C4 पौधा कौन सा है। तो धान होगा, सोयाबीन होगा, गेहूं होगा, या मक्का होगा। तो C4 पौधे के अंतर्गत जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कौन सा होगा,
तो जो मक्का होता है वो कौन सा होता है आपका C4 प्लांट होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ C3 प्लांट कौन कौन से होते हैं, जो आपका धान हो गया, सोयाबीन हो गया, गेहूँ वगैरह हो गया, ये कौन से हैं, तीनों के तीनों C3 प्लांट है। और बाकी इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि जो C4 प्लांट के अंतर्गत जैसे मक्का हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं, इसके अलावा जो आपके C4 के अंतर्गत जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया, आपका गन्ना हो गया, चौलाई हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके C4 के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि ये भी आप एग्जाम्पल याद करके जाए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाएगा उन्हीं उगाएंगे। तो वो कौन सी क्रॉप होती है जिनके अंदर प्रोटीन सर्वाधिक होता है, तो दलहनी होती है, अनाज वाली होती है, तिलहन वाली होती है, सभी फसलों को उगाया जाता है प्रोटीन के लिए। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता होता है कि जो अपने तिल वाली फसलें हैं वो तेल के लिए उपयोग में ली जाती है ना। तो और जो दलहनी फसलें हैं, है ना, दालों वाली फसलें हैं, वो किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है, प्रोटीन का। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दलहनी फसलों का मुख्य स्रोत होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्रकाश निष्प्रभावी पौधा होता है। तो प्रकाश निष्प्रभावी से मतलब क्या है, अपना डे न्यूट्रल प्लांट है ना। तो डे न्यूट्रल प्लांट की मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा, तो सूरजमुखी होगा, गेहूं होगा, जौ होगा या मटर होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसकी अपन ने कल भी चर्चा की थी, क्योंकि मैंने सभी के सभी ऑप्शन आप लोगों को बताए थे कल कि कौन से C3 के अंतर्गत आते हैं, कौन से C4 के अंतर्गत आते हैं, तो ये मैंने बताया था। या फिर कौन से लॉन्ग डे प्लांट है, कौन से शॉर्ट डे प्लांट है। तो मैंने एक सिंपल से ट्रिक बताई थी तुम्हें कल कि जो आपके जितनी भी रबी की क्रॉप होगी वो क्या होगी, लॉन्ग डे प्लांट, है ना। और अगर जो खरीफ की क्रॉप होगी वो क्या होगी, शॉर्ट डे प्लांट, है ना। और जो डे न्यूट्रल प्लांट थे उनके अपन ने 4-5 एग्जाम्पलों की बात की थी। तो चलिए पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं अपन। जो प्रकाश निष्प्रभावी पौधा होता है वो कौन सा होता है, अपना सूरजमुखी होता है। और इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आपके डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत, जैसे सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, इसके अलावा टमाटर हो गया, इसके अलावा मिर्च हो गया, बैंगन हो गया। और जैसे कि मैं बात करूँ, जो मिर्च है, मिर्च वाला क्वेश्चन आपका डब्ल्यू के अंतर्गत पूछा गया है। जो डे न्यूट्रल प्लांट है उनके अंतर्गत जो मिर्च का ऑप्शन दे के पूछा गया था ना, चिल्ली का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो याद रख लेना, सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया और बैंगन हो गया। तो ये आपके रिसेंटली अभी डब्ल्यू का पेपर लगा था, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ क्या है, ये रबी क्रॉप है, तो ये कौन सी होगी, तो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा ना। गेहूँ किसके अंतर्गत आएगा, लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत। अगर मैं जौ की बात करूँ तो जो भी क्या होगा, आपका लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है। और मटर भी आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह फसल जो मुख्य फसलों के कीटों को आकर्षित करती है वह कहलाती है। तो अगर मैं बात करूँ अपने पास में, जैसे कोई फील्ड है उसके अपने पास में उसके अंतर्गत क्रॉप लगी हुई है, और उसके अंतर्गत जैसे कि कीटों को आकर्षित करने के लिए अपन क्या करते हैं, चारों ओर अपन क्या कर लगा देते हैं, उसके अलग क्रॉप लगा देते हैं, ताकि कीट उस मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाकर उसके ऊपर ही आकर्षित हो जाए। तो उस फसलों को क्या कहते हैं, तो वो रक्षक फसल होती है, शिकारी फसल होती है, या ट्रैप क्रॉप होती है, या उपरोक्त सभी होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रैप क्रॉप होती है उसे ही अपन क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए लगाते हैं मुख्य फसल के चारों ओर। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ये क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि इसको क्या किया जाता है, मुख्य फसल के बाउंड्री के ओर लगाया जाता है, जो क्या करती है, जो कि कीटों व बीमारियों को अंदर नहीं आने देती। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ और कुछ एग्जाम्पल के ट्रैप क्रॉप के रूप के अंदर, जैसे कि पत्ता गोभी के साथ अपन सरसों लगाते हैं, या फिर टमाटर भिंडी के साथ में अपन हजारे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सब के सब ट्रैप क्रॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढेंचा एक फसल है। तो ढेंचा किसके लिए उपयोग में ली जाती है, हरी खाद वाली होती है, शिकारी फसल होती है, रेशे वाली होती है, 1 व 3 होती है। तो मैं बात करूँ इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार, तो अपने क्या करते हैं, हरी खाद के लिए भी यूज़ करते हैं ना ढेंचों को, या ब्राउन मैन्योरिंग के लिए। अगर आप लोगों को ने पढ़ा हो राइस वगैरह, तो ब्राउन मैन्योरिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है, और इससे रेशा भी प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, और इसकी अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं ना, नाइट्रोजन स्प्रेकरण को लेकर पिछले वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देश में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, तो खरीफ वाली फसलें रखती है, रबी वाली फसलें, जायद वाली फसलें, या सभी में समान है।
तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि जो अपनी खरीफ की फसलें हैं उसके अंतर्गत जो ये प्रथम स्थान रखते हैं हमारे देश के अंतर्गत, जो सर्वाधिक होती है वो खरीफ वाली फसलें ही होती है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो चौलाई का एक पौधा प्रकाश संश्लेषण समूह संबंधित है। तो ये कौन से प्रकाश संश्लेषण संबंधित होता है? तो मैंने इसका पहले ही बता दिया कि C3 है, C4 है, केम प्लांट है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अपन ने बात की थी जो C4 प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। जो C4 प्लांट होते हैं वही क्या होते हैं? चौलाई के अंतर्गत आता है। तो उसके अलावा मैंने और भी एग्जाम्पल बताया, जैसे सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन वगैरह हो गया, है ना। तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सॉरी, ये डे न्यूट्रल के अंतर्गत आते हैं। अपन C4 की बात कर रहे हैं ना। C4 के अंतर्गत जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया और चौलाई हो गया, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? अपने C4 के अंतर्गत। और जो अभी बताया अपन ने सूरजमुखी, कपास, टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये डे न्यूट्रल प्लांट हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ C3 प्लांट होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? अगर C3 के अंतर्गत मैं बात करूँ, जैसे आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ आपने देखा होगा ना, वो C3 प्लांट होता है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, उसके अलावा जौ हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया, ये कौन सी होती है आपकी? C3 प्लांट के अंतर्गत। और C4 का मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चौलाई आदि हो ही गए। केम प्लांट की मैं बात करूँ तो जैसे अनानास हो गया, इसके अलावा आपका ग्वारपाठा हो गया, सीसल हो गया, कैक्टस हो गया, ये आपके कौन से आ जाएंगे? आपके केम प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? C4 प्लांट हो गया। तो चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं बात करूँ, दो मुख्य फसलों के बीच एक लघु अवधि वाली फसल को लेने को कहते हैं। अगर अपने पास में कोई मुख्य फसल लगी हुई है दो, है ना, उसके बीच के अंतर्गत अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, है ना, कम अवधि वाली फसल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं, कैच क्रॉप कहते हैं, अंतरा फसल कहते हैं, या साथी फसल कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। कल भी मैंने बताया था कि जो ऐसी फसल जैसे मुख्य फसल है उसके साथ में अगर कम समय वाली लेते हैं, कि कम समय के लिए जो जल्दी से उग कर, यानी कि उसको जल्दी से हार्वेस्ट कर ली जाए, है ना, जल्दी से सोविंग करके जल्दी से, यानी कि कम अवधि के अंदर वो पककर तैयार हो जाती है, तो उन फसलों को क्या कहते हैं? अपन कैच क्रॉप कहते हैं। मैंने पहले भी कल भी इस चीज़ की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी कि इसमें क्या होता है कि जब मुख्य फसल होती है ना वो संभव नहीं हो पाती, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं कि जो छोटी छोटी अवधि वाली या जल्दी पककर तैयार होने वाली फसल को लगा देते हैं। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कल आपको। मूंग हो गया, उड़द हो गया, प्याज हो गया, इसके अलावा जो आपका चंगला हो गया, ये काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि कैच क्रॉप के लिए कौन कौन सी होती है। तो मूंग, उड़द तो याद ही रखना, क्योंकि मूंग का काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मूंग और उड़द और प्याज और चंगला होती है, तो उनको कैच क्रॉप के रूप के अंतर्गत अपन यूज़ लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाइजर का संबंध है, ये किस कुल का है? तो कौन सी फैमिली से है? मैंने कल भी इस चीज़ का अपन ने डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आई होप सभी लोगों को पता है। ये कंपोजिटी है, पेडालिएसी है, लिनिएसी है, यूफोर्बिएसी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपोजिटी। कंपोजिटी संबंधित है कौन सी? नाइजर। या फिर मैं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, जो कि आपकी इसके अंतर्गत पेडालिएसी है। पेडालिएसी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता हो तो? अगर आप लोगों को पेडालिएसी का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताइए, क्योंकि काफ़ी बार फ्रेंड्स वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो कमेंट्स करते हैं ना उसको शेयर करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कि जो पेडालिएसी है उसके अंतर्गत कौन सी फसल आएगी, वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताइएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से पोएसी किसका नाम है? तो पोएसी किसका नाम है? किसको पोएसी कहा जाता है? तो ग्रेमिनी कुल को कहा जाता है, लेग्युमिनेसी को कहा जाता है, यूफोर्बिएसी को कहा जाता है, या एस्टरेसी को कहा जाता है? तो अगर इसकी बात करूँ पोएसी किसको कहा जाता है, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पोएसी किसे कहा जाता है। जो ग्रेमिनी कुल होता है उसको ही अभी नया नाम मिला है, उसको या नया नाम से भी जाना जाता है, वो क्या होता है? पोएसी। अगर मैं बात करूँ लेग्युमिनेसी, लेग्युमिनेसी को भी कहा जाता है फ्रेंड्स, कि कुछ ना कुछ तो कहा जाता होगा ना। तो लेग्युमिनेसी को क्या कहते हैं? फेबेसी कहते हैं। और इसका उपकुल क्या होता है? जो लेग्युमिनेसी क्रॉप होती है उसके उपकुल क्या होते हैं? पेप्लियोनेसी, है ना, पेप्लियोनेसी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूँ यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी के अंतर्गत कौन सी क्रॉप देखने को मिलेगी? आपकी अरंडी वगैरह हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एस्टरेसी, एस्टरेसी के अंतर्गत आपकी कौन सी आ जाती है? एस्टरेसी को कई बार कंपोजिटिव लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कुसुम वगैरह इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दीप्तकालिता के आधार पर लॉन्ग डे प्लांट का क्रांतिक काल होता है। तो यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं तो उनके जो पकाव के समय उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। मैंने कल भी बताया था कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल तीनों की अपन ने बात की थी। तो 6 घंटों से कम चाहिए या फिर 6 घंटे चाहिए या 9 घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए, 10 घंटों से ज़्यादा चाहिए। तो मैंने बताया लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो 10 घंटों से ज़्यादा का प्रकाश चाहिए होता है। तो कई किताबों के अंदर 10 से लेकर 14 घंटे दिए हुए होते हैं, तो कि 10 से 14 घंटों से ज़्यादा, तो उसके अंदर कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। तो आपको 14 घंटों तक जो आपको ऑप्शन मिले वहाँ तक आप टिक कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्न में से कौन सी C4 फसल है। तो अपन ने पहले ही इस चीज़ की बात कर ली कि C4 फसल कौन सी है। मैंने पहले ही बता दिया, C3 भी बता दी, C4 भी बता दी, और इसके अलावा केम प्लांट थे आपके, वो भी मैंने अपने को पता है। लेकिन अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आ गई इसके साइंटिफिक नेम की, है ना। तो जो वनस्पति का नाम है इनका ये दे दिया गया है इसके अंतर्गत। तो अब इसके अंदर बच्चों को कईयों को याद नहीं होता ना, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। उनको सिंपल नेम तो पता होता है लेकिन उनको साइंटिफिक नेम पता नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी फ्रेंड्स एक बार सभी के लगभग सभी क्रॉपों का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, और डेली की डेली 1 या 2 नाम तो अपन इसी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत करवा ही देते हैं आप लोगों को। तो आप अगर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं तो उससे भी काफ़ी लर्न हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सोरगम बाइकॉलर, तो सोरगम बाइकॉलर है। तो सोरगम बाइकॉलर किसका नाम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो ज्वार होता है उसे क्या कहते हैं, सोरगम बाइकॉलर। तो ये किसका नाम हो जाएगा, ज्वार का। अगर इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि होडियम वल्गेर, तो होडियम वल्गेर होगा वो आपका किसका नाम हो जाएगा, तो जो का हो जाएगा। तो ये जवार हो गया अपना, ये इसके पास में जो हो गया। अगर मैं बात करूँ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है वो किसका नाम होगा फ्रेंड्स। तो जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस या क्रूसीफेरी के अंतर्गत जो अपनी आती है क्रूसीफेरी वाली ब्रेसिका स्पीसीज, जैसे कि सरसों वगैरह हो गई, तो वो किससे हो जाएगी, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस से। अगर मैं बात करूँ एविना सटाइवा, तो एविना सटाइवा है, ये ए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये टाइपिंग एरर है। तो एविना सटाइवा किसका नाम होता है, जई का। अगर इसके अलावा तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ज्वार है अपने सामने, जो है इसके सामने सरसों है, और आपके सामने ये क्या है, जई। तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्वार। क्योंकि अब मैंने पहले ही बताया था कि जो C4 प्लांट होते हैं तो उसके अंतर्गत कौन सा आएगा, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, चौलाई। तो जो आपका ज्वार है यानी कि सोरगम बाइकॉलर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। इसके अलावा मैं बात करूँ सोरगम बाइकॉलर, जो आपका क्या होता है, ज्वार होता है। तो ज्वार की जो सीड रेट वगैरह होती है वो कितनी होती है, 12 से 15 केजी हेक्टेयर। तो 12 से 15 केजी हेक्टेयर, ये कई बार सीड रेट पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ होडियम वल्गेर की या जोकी, तो जोकी क्या होती है, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर सरसों की मैं बात करूँ तो सरसों के अंतर्गत जो 5 केजी हेक्टेयर ली जाती है। सरसों के साथ साथ ही जो आपके बाजरा वगैरह है उसके अंदर भी 4 से 5 केजी यूज़ लिया जाता है। और जई की बात करूँ, जो एवाइना सटाइवा जिसका नाम है, तो उसके अंतर्गत भी 100 केजी हेक्टेयर सीड रेट यूज़ ली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो 20 से 22%, 20 से 24%, 26 से 28%, 38 से 42%। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन अपन काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो 38 से 42% प्रोटीन होती है वो सोयाबीन के अंतर्गत पाई जाती है। ये रेंज के अंदर दिया गया है। वैसे आप 42% या 40 से 42% एग्जैक्ट भी याद कर सकते हो कि 42% इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, और सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है इसमें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से कौन से ट्रैप क्रॉप की तरह उगाई जाती है। तो अपन ने पहले ही बात कर ली कि ट्रैप क्रॉप किसे कहेंगे, जब मुख्य फसल लगाते हैं तो उसके चारों ओर एक क्रॉप लगा दी जाती है, ताकि इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट मुख्य क्रॉप को नुकसान ना पहुँचाकर वो उसी के ऊपर आकर्षित हो जाए। तो इसका राइट आंसर आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भिंडी है उसको ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ किया जाता है। तो कई बार कपास के चारों ओर भिंडी के पेड़ लगे हुए आपने ट्रैप क्रॉप के अंतर्गत देखे होंगे। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कीट फासी फसल है। तो अब वही आगे ट्रैप क्रॉप वाली आ गया। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है, चने में अरहर, गेहूं में सरसों, कद्दू वर्गियों में मक्का, टमाटर में आलू। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि चने में अरहर लगा देते हैं, जिससे कि इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं करते और उससे की ओर आकर्षित हो जाते हैं अरहर की
और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, केम पौधे सामान्यतः होते हैं, स्पंजी होते हैं या सुकुलेंट होते हैं, टर्जिट होते हैं या सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है कि वो स्पंजी भी होते हैं, क्योंकि वो अंदर से लसलसे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण वगैरह भी वो कम करते हैं और वो पानी को स्टोर उन्हीं के अंदर करके रखते हैं। और सर्कुलेंट वगैरह होते ही है, टर्जिट भी होते हैं, तो इसका ऑब्वियसली सभी लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकाको सटाइवा। मेडिकाको सटाइवा पौधा है तो ये तिलहनी फसल का है, धान्य फसल का है, सब्जी वाली फसल का है या चारे वाली फसल का है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मेडिकाको सटाइवा, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक नेम किसका है। तो ये किसका नेम है, तो जो ल्यूसन है ना, ल्यूसन या अपन रिंजगा जिसे बोलते हैं, तो ये ल्यूसन का नाम है या रिंजके का नाम है। और अब आप बताओ मेडिकाको सटाइवा जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ जो इसको जो सीड रेट होती है, तो 20 से 25 केजी हेक्टेयर इसकी यूज़ की जाती है, किसकी, मेडिकाको सटाइवा की, जिसे रिंजका कहते हैं। और इसको मुख्यतः यूज़ लिया जाता है, वो किसके लिए यूज़ लिया जाता है, तो वो चारे के लिए अपन यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेडिकाको सटाइवा का जो मुख्य खरपतवार है या वीड है वो कौन सा हो जाता है, तो अगर मैं बात करूँ तो स्टेम पैरासाइट होता है जो आपका कि कस्कुटा, तो कस्कुटा इसका क्या होता है, वीड हो जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो आज के अपन ने 20 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और बना के लेकर आए। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 100% इसी में से आएंगे, क्योंकि मैं लगभग वो सभी क्वेश्चन कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा बाद में जीके के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को ला दूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव में से आपके 17 से 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को इसी ऐसी ही टेस्ट सीरीज़ के अंदर से मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।